तो आसिफ को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज एक दिन लेट से ही आप तमाम देशवासियों को, तमाम प्रखर ट्रू क्राइम के मेंबर को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में तमाम खुशियों को लेके आए, आपकी तमाम अधूरी इच्छाओं को इस साल पूरा करने का आपको अवसर मिले, जीवन में आप लोग आगे बढ़े। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में, खेती गृहस्थी वाले हैं तो गृहस्थी जीवन आपका सुखमय हो। 2025 आपके लिए खुशियों की सौगात लाए, यही प्रार्थना है। खैर, हम लोग यही दुआ कर सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हर शख्स के लिए 2025 अच्छा हो ऐसा नहीं कह सकते। चूँकि एक कहानी निकल के सामने आई लखनऊ से, जिस कहानी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। किसी का अपना कुछ अलग पहलू है, किसी का अपना कुछ अलग पहलू है। आज हम प्रयास करेंगे कि इस पूरी कहानी को डिटेल में जानें कि आखिर हुआ क्या था। बात 1 जनवरी साल 2025 की है। 31 दिसंबर साल 2024 को अलग अलग जगहों पे लोग पार्टियां करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई कुछ और करता है, नाइट आउट लोग करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, होटल क्लब। लिहाजा पुलिस वालों की ड्यूटी भी अलग अलग जगहों पे लगी रहती है। ऐसे ही जो लोको पुलिस चौकी है लखनऊ की, चारबाग के पास, वहाँ भी पुलिस वाले रात भर अपनी ड्यूटी करते हैं। चूँकि एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बेहद रिहायशी इलाका, तो वहाँ पे व्यवस्था मैनेज करना पुलिस वालों की पहली जिम्मेदारी होती है। इस वजह से जब ड्यूटी करते हैं, रात भर थकते हैं, सुबह 5 से 6 ठीक ठाक ठंड भी अब पड़ रही है, हल्की हल्की पुलिस वालों की झपकियाँ भी आने लगती हैं। इसी दौरान लगभग 7 बजे एक तारीख आपको याद होगा, जो उत्तर प्रदेश से हैं, धूप वगैरह नहीं थी, कोहरा था, बदली थी, ठंड बहुत तेज थी, हवाएं चल रही थी। सेम इसी सिचुएशन पे एक शख्स चौकी के अंदर दाखिल होता है। देखने में कोई नौजवान नई उम्र का लड़का ठीक ठाक तरीके से चौकी के अंदर आता है, हल्का घबराया हुआ था। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ पूछते कुछ कहते, चूंकि हल्का नींद में भी थे, इस शख्स ने कहा कि साहब, एक होटल है और उस होटल में 5 डेड बॉडीज पड़ी हैं। अब ये बात जब इसने बोली तो तमाम लोग बड़े हैरान थे कि यार ये क्या बोल रहा है ये। पुलिस वालों ने इग्नोर किया, उन्हें लगा शायद कोई पागल है, मजाक कर रहा है, शराब पी के है। लेकिन दोबारा फिर इसने वही लाइन बोली। इसने कहा कि साहब, जो चारबाग नाका है वहाँ पे जो सरनजीत होटल है, उसके कमरा नंबर 109 में 5 डेड बॉडीज पड़ी हैं। अब एक ही लाइन जब 2 बार पुलिस वालों ने सुनी तो नींद तो गायब हो गई। फौरन उठते हैं और पूछते हैं, तुमको कैसे पता? इसी के बाद ये शख्स कहता है कि मैंने ही मारा है। पुलिस जब ये बात सुनती है, फ़ौरन इसको अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। फ़ौरन इसके बताए हुए सरनजीत होटल के कमरा नंबर 109 में जैसी दाखिल होती है, अंदर जो कुछ पुलिस वाले देखते हैं, उसको देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि 4-6 घंटे पहले उन्होंने न्यू ईयर का पूरा सेलिब्रेशन देखा था, पटाखे फोड़ रहे थे, लोग खुश थे, तालियां बजा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। 6 घंटे बाद उनके सामने 5 लाशें पड़ी थी, हर उम्र की लाशें। कोई 50 साल का लग रहा था तो कोई 9 साल का। 5 लाशें थी, 5 औरतों की थी। पुलिस वाले ये चीज़ जब देखते हैं, फ़ौरन अपने ऊपर फ़ोन करते हैं, अपने ऊपर के पुलिस वालों को तमाम चीज़ें बताते हैं। फ़ौरन वहाँ से एक टीम भाग के आती है, फ़ौरन लोगों का जमावड़ा लग जाता है। ये जो शख्स था, इसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया की टीम वहाँ पहुँचती है। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इस शख्स की कहानी क्या है। अब ये तमाम चीज़ जानने की कोशिश पुलिस वाले कर ही रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा तेज़ी के साथ वायरल हुआ। हमारा आधा ब्लड तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है, जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना, ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूँ हैं? इनको बिकता हुआ देखूँ हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, ये ऐसे मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं, ये साले पता नहीं कहाँ कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है? बेचारियों की मैंने कितने
गरीब लोगों ने बेटे उठा उठा के हैदराबाद में बेच दी, बेचारी मर रही होंगी या तड़प रही होंगी। हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है? हमारे पास उस ज़मीन के कागजात भी हैं और हम जो लिखना चाहते थे वो भी हमने लिख के दे दिया। बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले साले चौकी अपनी कब्जे में कर रखी है, पैसा खिला खिला के साले बच जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाए, और मंदिर को जान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें, इतना ज़रूर कहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ, इनकी इज्जत बचाइए। हमने लुटने नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथों। कंजड़ है मुसलमान साले, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये साले पता नहीं कहाँ से आके बस गए, इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए बहुत से। बनना चाहते थे, हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तो कर दोगे शायद, हैं? इस समय वीडियो बना रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकता, बस हाथ जोड़ के विनती आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले, जिसने गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो हमसे पूछा था क्यों मकान ले रहे हो, इनकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। हमने जब उनका इनकी रूम। इस वीडियो में जो शख्स था उसने बताया कि उसका नाम अरशद है और वो आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला है। वो एक फेरी लगाने का काम करता है। परिवार में अरशद है, उसके फिदा बदरुद्दीन है, उसकी जो माँ है आसमा, लगभग 49 साल उनकी उम्र है। एक बहन है रहमीन, 18 साल उसकी उम्र है। अलसिया है, लगभग 18 साल, उसकी भी 19 साल उम्र है। अक्सा 16 साल की, आलिया 9 साल की, यानी टोटल घर में 5 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। ठीक ठाक तरीके से यहीं पे रह के कमाने खाने की कोशिशें किया करते थे, लेकिन न जाने क्या बात बिगड़ी कि पड़ोसियों से ताल्लुकात इनके ख़राब हो गए। पड़ोसियों से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए, आलम ये हुआ कि जो पड़ोसी थे उन्होंने इनको प्रताड़ित करना शुरू किया। लगातार इनको मारा, लगातार इनको पीटा। पड़ोसी जो थे ठीक ठाक पावरफुल आदमी थे, उनके पास ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक सिस्टम था। इस वजह से पड़ोसियों ने अपनी पावर, अपने सिस्टम का उपयोग करके इनकी तमाम ज़मीनों को कब्ज़ा करने की कोशिश की। पुलिस वालों के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि जो अरशद और बदरुद्दीन का परिवार है वो बांग्लादेश से आया है। दरअसल ये जो लोग थे ये यहाँ के भी नहीं थे, असल में ये बदायूं के थे। बदायूं से आके इस्लाम नगर में रह रहे थे। इसी वजह से फिर लोगों को मौका दिखा कि क्यों ना ज़मीन कब्जा कर लें। अरशद का वीडियो में दावा है कि तमाम ज़मीनों के कागज़ उसके पास है, उसकी ताई के पास है। पुलिस अगर कायदे से काम करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कई और मामलों का जिक्र किया गया कि इसकी लड़की पढ़ के वापस आ रही थी, इसी दौरान पड़ोस वालों से झगड़ा हो जाता है, फिर ईंट पत्थर चलते हैं। ये लोग भाग के पुलिस के पास जाते हैं, जाने के बाद फिर वहाँ पे बातचीत करते हैं। पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते, समझौता करा देते हैं। साथ ही इन्होंने फिर ये फैसला किया कि जब मुसलमान होने के बावजूद इनको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बांग्लादेश से भाग के आए हैं, रोहिंग्या हैं, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस्लाम धर्म छोड़ेंगे और हिंदुत्व अपनाएंगे, सनातनी बन जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि जो ज़मीन है वो मंदिर बनवाने के काम आए, किसी के कब्ज़े में ना आए। ये तमाम वीडियो में इन्होंने जो दावा किया इसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अब वैसे भी हिंदुस्तान की एक फितरत है, जहाँ मंदिर मस्जिद ना हो वहाँ कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होती। चूँकि यहाँ मंदिर का जिक्र हो गया, हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हुई, खबरें बड़ी बनी, पुलिस वालों के भी हाथ पाँव फूले। ये हुआ कि जांच पड़ताल करो, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसके बाद अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और साथ ही मीडिया की कुछ टीम भी जांच पड़ताल करती हैं। और तमाम जांच पड़ताल में कुछ चीज़ें जो निकल के सामने आई उसको मैं प्रयास करूंगा कि आपको डिटेल में समझाऊं। सबसे पहली बात ये है कि इस टोटल परिवार में अब तक 7 लोग हैं, जो अरशद ने बताया। अरशद से जब पूछताछ हुई तब उसने बताया कि परिवार में 7 लोग हैं, अरशद, बदरुद्दीन, बाकी 5 में से 1 माँ और 4 बहनें। लेकिन सत्यता यह है कि इस परिवार में 7 नहीं बल्कि 8 लोग थे। अरशद की कुछ टाइम पहले शादी होती है। शादी एक चांदनी नाम की लड़की से होती है और ये शादी महज 2 महीने चलती है।
उसके बाद जो चांदनी थी उसने अरशद से तलाक ले लिया। अब ये बात जब पता चली तो लोग हैरान थे कि आखिर तलाक क्यों लिया। तब इसके पीछे चांदनी की माँ ने पूरी कहानी बताई। अरशद का जो नेचर था वो बेहद झगड़ालू किस्म का था। अरशद के जो फादर थे बदरुद्दीन, वो लगातार लड़कियों पे, महिलाओं पे गलत नज़र रखते थे। अरशद की जब शादी हुई, शादी होने के बाद चांदनी जब आई, एक उम्मीद थी कि शायद चांदनी खुश रहेगी। माँ बाप ने इस वजह से ही शादी की कि बिटिया खुश रहेगी, ससुराल में उसे प्यार मिलेगा। लेकिन जो बदरुद्दीन था अपनी ही बहू चांदनी पे गलत नज़रें डालता था। जब भी अरशद के साथ चांदनी होती उस टाइम झांकने की कोशिश करता। अरशद फेरी लगाने जाता था, इस वजह से बदरुद्दीन घर रहता था, तो चांदनी को बुलाने की कोशिश करता था, चांदनी को अपने पास बैठने के लिए बोलता था। इसके इस बहसी पने का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि बदरुद्दीन की वाइफ आसमा ने साफ शब्दों में अपनी बहू चांदनी से कहा था कि बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुझे ही मार डालेंगे। 2 महीने में किसी की शादी नहीं टूटती, 2 महीने में कोई कुछ भी नहीं होता, लेकिन चांदनी को इतना टॉर्चर अरशद और बदरुद्दीन ने कर दिया कि चांदनी ने फिर तलाक लेने का फैसला किया। साथ ही जब मीडिया के कैमरे पड़ोसियों के पास गए, तमाम मोहल्ले वालों ने बस एक ही लाइन में बात बोली कि पूरा परिवार अपने ही अरशद और बदरुद्दीन से परेशान था। अरशद और बदरुद्दीन लगातार अपने घर की बहनों को मारते थे, पत्नियों को पीटते थे। इसी वजह से कोई भी खुश नहीं था। ये लोग बेहद झगड़ालू स्वभाव के थे। इस वजह से मोहल्ले वाले ने, किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। और अगर तमाम परिस्थितिजनक चीज़ों को आप देखिए तो इन्होंने जो काम किया है उससे भी बहुत कुछ दिखता है। सबसे पहले ये लोग 30 तारीख को अपने घर इस्लाम नगर से निकलते हैं। निकलने के बाद ये वहाँ से जाते हैं अजमेर। अजमेर से वापस आते हैं। वापस आने के बाद ये लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ में चारबाग नाका के पास तरनजीत के कमरा नंबर 109 में रुकते हैं। उसके बाद अरशद और बदरुद्दीन दोनों निकलते हैं, दोनों शराब लाते हैं। लाने के बाद जो आसमा, रहमीन, अलसिया, अक्सा, आलिया, इनको शराब पिलाते हैं। पिलाने के बाद फिर इनके हाथ को बांधते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और फिर दोनों पिता पुत्र मिलके किसी का गला दबा के, किसी की नस काट के, किसी का गला काट के कत्ल करते हैं। अब अगर हम इनकी वीडियो में जो इन्होंने कन्फेस किया उसकी सच्चाई मान भी लें तो फिर ये शराब इन्होंने खुद क्यों नहीं पी? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने वीडियो बना दिया था, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था, इसके बाद फिर उन्होंने खुद को क्यों नहीं ख़त्म कर दिया? पिता फरार है, बदरुद्दीन अभी तक नहीं मिला और अरशद थाने पहुंच जाता है। तीसरी बड़ी बात, अगर ये इतने ही अच्छे थे तो फिर इनकी पत्नी ने ऐसे घिनौने इल्ज़ाम क्यों लगाए और 2 महीने के अंदर डाइवोर्स क्यों फाइल किया? चौथी बड़ी बात, इन्होंने एक आरोप लगाया था कि अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमारी बहनों को बेचा जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अगर ऐसा था तो बहनें स्वेच्छा से भी ये लिख के ऐसा गलत कदम उठा सकती थी, अगर बहनें भी इतनी परेशान थी तो। लेकिन बहनों के हाथ को बांधा गया, उनको शराब पिलाई गई, फिर हाथ पांव बांध के मुंह में रुई या फिर रुमाल डाल के मारा गया। तो मतलब बड़ा साफ है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और अभी तक जो एक्टिविटी निकल के सामने आई उसके हवाले से भी अगर आपको बताऊं, जेल में भी इसने लगातार अपने स्टेटमेंट को बदला। जैसे इसने वीडियो में कहा कि 10 दिन हम फुटपाथ पे सोए, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि अरशद और उसका बाप बदरुद्दीन अपने घर से 30 तारीख को निकले, 23 को निकले, 1 को गए और जाने के बाद वहीं पे ये घिनौना काम कर दिया। 30, 31 और 1 यानी 2 दिन का फासला, एक दिन अजमेर में और 1 को फिर लखनऊ में। तमाम एक्सपर्ट ने अरशद के दिमाग को जब टटोलने की कोशिश की तब पता चला कि अरशद सोशल मीडिया पे फेम पाना चाहता था। उस दिन जब मीडिया के कैमरे पहुंचे थे उसके पास, तब भी ये बात करने की, उनसे एक बातचीत, अपने स्टेटमेंट को देने की बड़ी कोशिश कर रहा था। आमतौर पे जो क्रिमिनल होते हैं वो बचते हैं कि कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि बाद में फंसने की बात हो, या फिर जो बहुत दुखी होते हैं वो भी कुछ बताने की कोशिश नहीं करते, वो शांत होते हैं कि हमने जो बोलना था बोल दिया। लेकिन अपने वीडियो में लगातार ये कहना कि हम हिंदू धर्म कबूल करना चाहते थे, लगातार ये कहना कि हमको प्रताड़ित किया गया, फिर ये कहना कि हम 10 दिन से बाहर थे, जबकि तमाम लोग ये बता रहे हैं कि ये 2 दिन से ही आए थे, बाहर गए थे।
ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो अरशद है उसके दिमाग में एक प्लान ये हो सकता था कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलूँगा, ये दिखाऊँगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे एक सोशल मीडिया पे नाम मिल जाएगा और फेम मिल जाएगा। अगर इनका मकसद खुद को ख़त्म करना ही होता तो सबको शराब पिलाने के बाद खुद भी पीते और पीने के बाद खुद भी मर जाते। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका प्लान बस इतना था कि बहनों को मार दो, माँ को मार दो, बीवी को मार दो और खुद विक्टिम कार्ड खेल के बच जाओ। क्योंकि अभी तक इन्होंने जितनी बातें बोली उसका वास्तविकता से कोई भी संबंध या फिर कोई भी मेल नहीं दिख रहा। इन्होंने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने किसी से भी नहीं कहा कि हमें मंदिर बनवाना है, और किसी के घर में यूँ भी मंदिर बनता ही नहीं है। अब क्या मकसद है क्या नहीं, पुलिस वाले भी हैरान हैं, क्योंकि जो कुछ इसने वीडियो में बोला है वो कुछ असली चीज़ों से मैच नहीं करता। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा मोहल्ला या फिर पूरा का पूरा एक गांव, एक इलाका किसी खास आदमी से इस कदर नफरत कर ले कि उसके खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश करे। अरशद और बदरुद्दीन के पक्ष में किसी ने भी नहीं बोला, ना ही बीबी जो चांदनी थी उसने, ना ही चांदनी की जो माँ थी उसने यहाँ तक बताया कि जो बदरुद्दीन की पत्नी अस्मा है वो भी कहती थी कि ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। यानी अपनी परेशानियों के जड़ ये लोग खुद थे। खैर, अगर इतनी ही इन लोगों में सच्चाई है तो बदरुद्दीन अब तक कैमरे के सामने आ गया होता, लेकिन फरार है क्योंकि उसको पता है कि दांव उल्टा पड़ गया। तो ये अजीब सी कहानी थी कि नेम फेम और किसी को फंसाने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में दो सन की दो पागल अपनी ही घर की औरतों को काटते हैं। हालांकि कुछ लोग को इनसे बड़ी सद्भावना होगी, तो बड़ा सवाल ये है कि फिर पिता ने पुत्र को क्यों नहीं काटा और पुत्र ने पिता को क्यों? महिलाओं पे ही अत्याचार और जोर जबरदस्ती क्यों? और अगर इतनी ही महिलाएं प्रताड़ित थी तो वो भी महिला थाना में कंप्लेन कर सकती थी, उनको शराब पिला के उनकी हत्या क्यों की गई? खैर, ये बड़े सवाल हैं और वक्त के साथ ये उठेंगे। अब जवाब कब मिलता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।